हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने आज एक बार फिर से क्वेश्चन बैंक को लेकर आया हूं। इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन आया है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 2023 में जो फर्स्ट सेटिंग में जो आया है क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि CaCO2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक, अब आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन जो है, ऑप्शन में कौन है जो आयोडीन युक्त नमक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आयोडीन मिला हुआ है और यहाँ पे भी आयोडीन मिला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ये दोनों जो है, ये दोनों में आयोडीन युक्त है ना, यानी ये दोनों नमक जो है आयोडीन युक्त नमक है। ठीक, अब है मिश्र धातु जिसमें इतना यानी 90% क्या है, कॉपर, और 10% क्या होगा जी, टिन। तो इससे मिलकर क्या मतलब, कौन सा मिश्र धातु बनता है? तो मिश्र धातु कौन सा हो जाता है, कांसा हो जाता है। ठीक, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के में दो परमाणु रहता है ऑक्सीजन का, एक और एक ये है ना। यहां पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भाग लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका भाग लेता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब भाग लेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे 2 आबंध का निर्माण करेगा, यानी 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा। यानी इसमें कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब है यसद पुष्प क्या है। यसद पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। यसद पुष्प जो होता है ये क्या है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। अब उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाता है। उच्च वसीय अम्ल जो होता है सोडियम लवण क्या कहलाता है उसका, तो ये साबुन हो जाएगा इसका ऑप्शन, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी होगा। निम्नलिखित में से कार्बोनिलिक अम्ल समूह का संकेत कौन है। तो एकरा में क्या हो जाएगा, ये अल्डेहाइड का है, ये मतलब है एसिड वाला का होता है, ये ईथर वाला का है, और ये जो होता है कार्बोनिलिक जो समूह है ये इसका ये होता है सूत्र, है ना, CO। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है ना। एल्काइन यानी एक में लास्ट में YL यानी जकरा में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी जकरा में 3 आबंध पाया जाएगा। तो एकरा में लास्ट में क्या आ जाता है, ENE आ जाता है, यानी इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। इसमें कितना आ जाएगा जी, एकरा में ANE है, तो एकरा में क्या आ जाएगा जी, एकरा में सिंगल बॉन्ड। अब क्लोरोफॉर्म ये एकरा में क्या था, एकरा में भी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, यानी ये वाला जो ऑप्शन हमको बच गया, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, तुम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है CH2 और H2 होता है, इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो संरचना सूत्र होता है ये ऐसे होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितना होता है। हम लोग क्या जानते हैं संयोजकता के बारे में, संयोजकता वो होता है जो सबसे क्या होगा, बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, संयोजकता कहलाता है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखते हैं, 2 8 1, यही हो जाएगा ना, 2 8 8 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 8 8 1 यानी 19 हो गया। यानी अब क्या होगा इसका, यानी पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इसके बाहरी कक्षा में जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा,
संयोजकता हो जाएगा। जैसे में एक और हम लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है ना। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अगर एक में 20 गो प्रोटॉन होगा तो 20 गो इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको हम लोग बांटेंगे, इसके किसमें बांटेंगे? इसके कक्षाओं में बांटेंगे। तो हम लोग बेबोरी के नियम के द्वारा जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। बेबोरी का नियम कैसा होता है? 2 8 8 18 18 32 32, ये बेबोरी का नियम है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। क्या है कि देखिए, पहलका कक्षा में हम लोग क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। दूसरका में 8 इलेक्ट्रॉन, उस 8 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं रखना है हमको। तीसरका में भी 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं रखना है। चौथा में क्या होती है? चौथा में क्या हो जाएगा? 18 तक रख सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं रखना है। और ये क्या होता है जी? यहाँ पे भी 18 रख सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। फिर उसी प्रकार 32 रख सकते हैं, 32 से कम रख सकते हैं, उसको से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता है, मतलब बेबोरी का एक नियम है। ठीक, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 गो रख दिए। दूसरा में कितना रख सकते हैं? 8 गो। यहाँ भरपूर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, भरपूर संख्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8। तीसरा अब कितना बचा? 2 8 10, यानी 10 गो बचा है। और तीसरा में कितना देना है? तो 8 ही देना है हमें। तो 8 अगर देना तो यहाँ पे 8 हम दे देते हैं। लास्ट में कितना बचा? 2 बचा। अब 2 बचा तो लास्ट में हम क्या बोले? 18 तक रह सकता है। चौथा में 18 तक रह सकता है, लेकिन उससे कम रखना है, 18 से ज्यादा नहीं रखना है। 18 से कम रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर 2 हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया संख्या? तो 2 आया। तो 2 आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ बोलेंगे कि संयोजकता से कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम में कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग पोटेशियम का लिख लेते हैं। ठीक है, अब एल्केन का साधारण सूत्र होता है, देखिए। और यहाँ पे क्या है कि एल्केन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक, अगर यहां पर रहेगा सिंगल बॉन्ड, यहां पर अगर एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसका कितना हो जाएगा? जितना कार्बन रहेगा उससे दुगना हो जाएगा, है ना। कार्बन जितना रहेगा उससे दुगना। अब प्लस 2 ऐड कर देते हैं तो इसका हो जाएगा, मान लीजिए C2, मान लीजिए यहाँ पे C2, यानी C2 क्या कर लेते हैं? किसी चीज का बनाएंगे तो मान लीजिए फॉर्मूला हमको पहले लिख लेते हैं, तो CN, अब प्लस में क्या कर देंगे? इससे दुगना, तो यहाँ पे कर देंगे 2, N अब प्लस में कर देंगे तो ये हो जाएगा एल्कीन का, ये इसका हो गया। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? ऑप्शन मार लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब बताते हैं इसमें एल्केन का क्या हो जाएगा। तो एल्केन में होता है, इनमें डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? तो CN ऐसे सिर्फ दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब एल्काइन में क्या आ जाएगा? तो एकरा में से दोगुना हो जाएगा, दोगुना होगा, माइनस में क्या कर देंगे? 2। ये क्या, एक इसका हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग किसी का भी अगर हम लोग को मिले तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूत्र याद रखना है, ये सब हमेशा क्या होता है? पूछते रहता है बारी बारी से। तो अभी हम लोग 10वां का यानी एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अभी यहां बता दिए हैं। ठीक, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला है। 19 कितना किसका होगा? तो ये 19 जो है पोटेशियम का हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, इसका कितना होगा? यह जो 29 जो है कॉपर का हो जाएगा। और 39 जो है, देखिए 39 किसका हो जाएगा? यहाँ पे वाइट्रियम का हो जाएगा। 39 किसका हो जाएगा? वाइट्रियम का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? जब आप लोग पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे ना
कि अगर कोई विलयन है, नीला विलयन है, नीला, और अगर नीला से लाल हो जाता है तब वो क्या हो जाएगा, वो विलयन अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय कहने का मतलब क्या, यानी पीएच मान कितना होगा उसका, 7 से कम होगा, है ना। अब यहां बोल रहा है लाल से नीला हो जा रहा है, लाल से नीला, तो जब लाल से नीला होगा तो क्या हो जाएगा, लाल से नीला होने का मतलब वो क्षार हो जाएगा, है ना, क्षार हो जाएगा, यानी भस्म बोलेंगे। अब क्षार कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, अगर 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, यानी 7 से अधिक होगा। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो हम लोग जानते हैं कुछ कुछ ऐसा परमाणु भार है जिसको डबल कर दो बस उसका परमाणु भार निकल जाता है ना। उसी प्रकार इसका है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या 8 होता है, और उसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना, सॉरी सी। बॉक्साइट, यहां पर बॉक्साइट है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए तब यहां पे क्या हो जाएगा जी, Hg है, तो इसको सीने बार, इसका जो होता है क्या होता है, सीने बार होता है। Fe का यानी लोहा का हेमेटाइट है, जिंक का जिंक ब्लेड, तो किसका बच गया, एल्युमिनियम का बच गया, तो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक, अब धातु की क्रियाशीलता सही क्रम में है। अब देखते हैं यहां पर पहला बात, सोडियम तो सब में होगा सबसे आगे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्रियाशीलता जानते हैं, तो अगर पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े होंगे तो पढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इधर से इधर आने पर क्या होता है, क्रियाशीलता घटता है, और इधर से इधर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है कि ना। तो यहां पर हम लोग जानते हैं, आगे देखते हैं, तो इधर से इधर घटेगा, तो यहाँ पर सोडियम इधर ही है ना, तो सोडियम जब इधर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगा, तो जोकरा में ये सबसे आगे नहीं है उसको हम लोग पहले ही काट देते हैं, है ना, और कोई है नहीं, 3 गो। अब देखते हैं कि एकड़ बाद जो होगा मैग्नीशियम होगा, क्योंकि जिंक और कॉपर तो बहुत उधर है ना, तो इधर क्या हम लोग बोलेंगे, तो जिंक और मैग्नीशियम हो जाएगा, तो मैग्नीशियम 2 गो में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, इस 2 गो में हम लोग को मिला लगातार। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो ये कॉपर है, तो क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े होंगे आप, तो ये हाइड्रोजन से नीचे रहता है, हाइड्रोजन के नीचे वाला बहुत मंद क्या होता है, क्रियाशीलता उसमें होता है, बहुत कम क्रियाशीलता उसमें होता है, यानी क्या हो गया, कॉपर जो हो जाएगा लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब FeO2 यहां पर Al है, FeO3 2Al को यहां पर दर्शाया गया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना है, संयोजन अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन है। तो पहले हम लोग देखते हैं ये क्या कर रहा है, एल्युमिनियम जो है ये आयरन को इसके स्थान से हटा रहा है, और हम लोग पढ़े हैं या आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई किसी का स्थान ले लेता है, कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, उसका स्थान खुद ले लेता है, तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं उसे, है ना। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, वही कर रहा है, ये ज्यादा क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाले को हटा रहा है, यानी बरियार जो है कमजोर को हटा रहा है, और हटाकर क्या कर रहा है, उसका स्थान खुद ले रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि विस्थापन अभिक्रिया होगा, ना संयोजन होगा, ना इसमें कोई टूट रहा है, ना विघटन हो रहा है, ना किसमें जुट रहा है ना, और ना द्विविस्थापन तो होगा नहीं। द्विविस्थापन में क्या होता है, तो द्विविस्थापन में इसके आयनों का चेंज होता है, प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे चला जाता है कि ना, एकरा में जुटता है, एकरा में टूटता है, बचा कौन, अब विस्थापन, यहां पे इसको बोल सकते हैं एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, देखिए तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन
कार्बन का निर्माण करेगा। किसका करेगा? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं हाइड्रोकार्बन। बोरॉन बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पहले खोल लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला समूह ई हो गया, है ना। पूछ क्या रहा है हमसे कि किस वर्ग में है ना। तो हम पहले बताते हैं कहां पे है, ये 13वां में है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए, तो पहला वर्ग ये हो गया, दूसरा का ये हो गया, तीसरा का ये, चौथा, पंचमा, छठा, सतवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वां हो गया, ये 13। तो इसी में ना है जी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ये सब इसी में ना है। तो इसी का ना बात कर रहा था, है कि ना। फिर उसके बाद यहाँ 17 है, तो 17 में कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। और 10 वाला ये सबको ऐसे ही दे, सब पूछता भी नहीं है। 17 ये सब जो है ना, ये 17 वाला में याद रखना है। 17 वाला में क्या याद रखना है? इसका थोड़ा सा तत्व इसका याद रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ये चारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बोल रहा कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसके कारण तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट के कारण होगा नहीं, क्रोमोप्लास्ट के कारण होगा नहीं, है ना। तो बचा कौन? यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो होता है वो क्या होता है? लाल, सॉरी पीला होता है। ठीक है, अब है बाघ उपभोक्ता है। कौन सा उपभोक्ता है? प्रथम पोषी स्तर में नहीं, प्रथम पोषी स्तर में पोषी स्तर 4 होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पोषी स्तर में कौन होता है जी? तो एकरा में आता है उत्पादक आता है, उत्पादक, है ना। जो भी उत्पाद होता है वो आता है। द्वितीय में कौन आता है? तो प्रथम उपभोक्ता आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय में कौन आता है? तो तृतीय में आता है द्वितीय उपभोक्ता। और हम लोग यहाँ पे उपभोक्ता को क्या बोल सकते हैं? बाघ जो है ये द्वितीय उपभोक्ता हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो बाघ है वो तृतीय पोषी स्तर का है। ठीक, एक होता है चतुर्थी पोषी चतुर्थी पोषी स्तर होता है ना, जेकरा में आता है कौन? तृतीय उपभोक्ता आता है। ठीक है, और पीत रस का स्राव होता है। तो पीत रस का कहां से? छोटी आंत से होता है। छोटी आंत में स्राव होता है, छोटी आंत में कुछ एंजाइम होता है, रेजिन का लगभग है। ठीक ना। फिर या कहते हैं फिर क्या है? अग्न्याशय से। तो अग्न्याशय से तो होता नहीं है, एक से कुछ हार्मोन और कुछ एंजाइम भी होता है। ठीक है, फिर ग्रहणी, ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का ही भाग है। ठीक, यानी यकृत, यकृत से जो है वो क्या हो जाएगा जी? पित्त का स्राव होता है। ठीक, पित्त का स्राव होकर कहां जमा हो जाता है? तो गॉल ब्लाडर यानी पित्ताशय है, वहां पर क्या हो जाता है? पित्त का संचय हो जाता है। ठीक, अब बोला कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? पूछ रहा है कि ये मनुष्य जो है, बिल्ली है और चमगादड़, इसका जो अगला जो है ये मतलब क्या है? समजात है, असमजात है, या अवशेषी अंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? समजात। समजात मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, अब क्या कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? मेढक में ये तो पहला ये क्या है? कौन सा जनन का भाग है? ये अलैंगिक जनन का भाग है। और एकरा में जो होता है लैंगिक जनन होता है मेढक में। गाय में भी क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। तो कौन बच गया अब? ये हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है जी? पुनरुद्भवन होता है। ठीक, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। कोई भी जीव है, अगर उसके जीन के संरचना को हम लोग अध्ययन करते हैं, तो जीनी संरचना को अध्ययन करते हैं, या कोई जीनी संरचना यहाँ पर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। अब है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी
चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हैं या पढ़ चुके होंगे आप लोग कि ये क्या है, ये एक मान लीजिए वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश, ये है एक्स और एक्स डैश, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग इस वाई एक्सिस के इस तरफ आएंगे तब क्या होगा, तब यहां पर प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, ठीक, और इधर आएंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन इधर भी ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे आएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर इधर अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह परिपाटी है। अब पूछ रहा है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण को पहले पाते हैं ऐसे, इसका फोकस दूरी जो होता है ये इधर होता है, ठीक, तो इसका तो मतलब क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक नहीं होगा। अब पाते हैं उत्तल, तो उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी जो होता है ये इधर इस तरफ होता है ना। तो अब इधर होगा तो इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब पाते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण पाते हैं तो इसका इधर ही हो जाता है ना, जिधर परावर्तक सतह होता है उधर ही क्या होता है, इसका फोकस दूरी होता है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जानते हैं कि अगर इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पर किसका हो जाएगा, यहां पर किसका हो जाएगा, तो अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा जी, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। यहां पर एक और चीज क्लियर करना चाहते हैं हम कि अगर दर्पण अगर अवतल है, अवतल, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर लेंस भी अगर क्या रहता है, यहां पे अवतल रहता तो उसका भी फोकस दूरी क्या रहता, ऋणात्मक। और उत्तल अगर लेंस है या दर्पण है, दोनों में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। अब अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है, तो हम पहले उसका फिगर पाते हैं। ये दर्पण है अवतल, ऐसे, ठीक, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है। देखिए क्या पूछ रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को हम रख देंगे तो ये प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, दर्पण के पीछे, और काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और जितना वो वस्तु रहेगा ऊपर से बड़ा बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पे पढ़ लेते हैं हम लोग, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला ही है ना, पहला ही क्या हो गया, आ गया तो पहला ही मार दिए, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के कितने नियम है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितना, दो नियम होता है। पहला कौन होता है जी, जो आपतन आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचा गया जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा का कौन होता है, साइन आई बटा में साइन आर, क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है, ठीक। ये होता है दूसरा का नियम, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का भी नियम बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2। अब किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो अभी जो हम पढ़े हैं वही हो जाता है, साइन आई बटा में क्या हो जाएगा जी, साइन आर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये डायोप्टर होता है, और यहां पर ये भी होता है -1, ठीक, पर, ठीक है, इसका बोलेंगे पर मीटर, ठीक है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबरा होता है m बराबरा v बटा
क्या, u, प्रतिबिंब की दूरी अब बटा में वस्तु की दूरी। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, यानी 2.42 होता है। ठीक है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये गार्ड सेल होता है। देखिए ऐसे बना लेते हैं अच्छा से हम लोग इसको, लगभग ऐसे रहता है। और ये वाला क्या है, ये वाला इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड कोशिका, गार्ड सेल बोलो या गार्ड कोशिका बोलते हैं इसको, कोशिका। इसी से क्या होता है, ये रंध्र का मतलब है, रंध्र मतलब घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो एक में से O2 तो हम लोग लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग, इसका तो यूज होता नहीं है, NO2 का तो यूज होता नहीं है। ठीक है, तो बच्चा कौन, CO2 है ना। तो CO2 को हम लोग जो है ये श्वसन की क्रिया से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक, ये CO2 हमारे अंदर कैसे बनता है, तो हम लोग जानते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है हम लोगों में, तो C6H12O6, ये जो होगा O2 के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और ये टूट जाता है, और टूट कर क्या करता है, CO2 प्लस में जल और प्लस में क्या करता है जी, ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और यहीं से क्या होता है, फिर से वो ब्लड जो होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो रहता है, वो हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ले आकर फेफड़े में छोड़ देता है, वहां से क्या करता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कोशिकीय श्वसन है। अब इसके बाद देखते हैं कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी होता है ना। तो हरा रंग जो है ये क्या होता है, यही जो होता है क्या करता है, हरा रंग जो होता है यही क्या करता है, प्रकाश किरण जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी होता है, तो प्रकाश का किरण बोल रहा है ना, है सॉरी, यहां पे ये नहीं होगा, प्रकाश किरण यानी लाल रंग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है ये ज्यादा होता है, इसलिए वो ट्रेवल करके ज्यादा आता है। अब उसके बाद है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या है कि मतलब ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो यहां पर होता है क्या, अभी हम बतलाए थे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल, ये सभी होगा इनमें से। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं और आगे चलते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है ना, तो कोशिका झिल्ली जो होता है ये अर्धपारगम्य, देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया, पारगम्य है ना, अर्धपारगम्य क्या होता है, झिल्ली एक होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, क्या एडेनिन थायमिन फॉस्फेट, नहीं ये नहीं होगा। क्या होगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं ये भी नहीं होगा। एडेनिन थायमिन डाइफॉस्फेट, ये भी नहीं होगा। यानी क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई और पी का मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। ठीक है,
स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो इसका क्या करते हैं, आयोडीन का करते हैं। ये जो है 7वीं क्लास से पढ़ना है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का गुणवत्ता भी अच्छा होना चाहिए। अगर प्रकाश गुणवत्ता पूर्व यानी वो गुणवत्ता होगा ओकरा में, प्रकाश किरण में अगर गुणवत्ता ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा से होगा, है ना। अगर प्रकाश का मात्रा अगर थोड़ा सा रहेगा तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा अच्छा से, है ना। तो क्या होना चाहिए जी, यानी प्रकाश गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है और प्रकाश के मात्रा पर भी निर्भर करता है ना। यानी ए और बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। रक्त लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। एकरा में क्या, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अब क्लोरोफिल वर्णक का रंग, ये तो कौन न जानता, ये हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग है, ये इनामेल है। क्या है, इनामेल। दांत का कठोरतम भाग क्या है, इनामेल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो इसमें आयोडीन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर यानी घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से, है ना। इसीलिए क्या होता है ना कि ये थायराइड ग्लैंड जो है बॉडी में क्या देखता है कि आयोडीन की कमी होता है। तो बॉडी में आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए वो अपना मतलब सिक्रेशन क्या करता है, वो बढ़ा देता है, यानी स्राव क्या करता है, बढ़ाता है ना। तो जब उसका स्राव बढ़ता है देखता है कि पूरा नहीं हो रहा है। अब पूरा नहीं हो रहा तो क्या करता है, अपना थायराइड ग्लैंड जो अपना आकार ही बड़ा कर लेता है। आकार बड़ा क्यों करता है, क्योंकि वो आयोडीन को पूरा कर सके, है ना। यानी थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा। अपघटक का उदाहरण है गाय, अपघटक तो है नहीं, गाय माता है, ठीक है। बाघ तो अपघटक है नहीं, ये कोई सड़े गले पदार्थों को, चाहे कोई भी मरा हुआ पदार्थ रहता है उसको ये अपघटित करके मिट्टी में तो मिलाता है नहीं, ठीक है। घास, ये तो ऑप्शन ए से बाहर है ना, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कवक जो होता है एक अपघटक के रूप में रहता है, ठीक। अब है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है ना। सूर्य से सब लोग क्या होते हैं, ऊर्जामान होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। तो देखिए, वायुमंडल पर्यावरण का ही हिस्सा है, ठीक। जल पर्यावरण का ही हिस्सा है, और स्थल जो है ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन में बतलाए थे पोषी स्तर वाला में कितना होता है, 4 होता है। कौन, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी पोषी स्तर, ठीक है। ये भी बतलाए थे कि प्रथम पोषी स्तर में कौन आता है, द्वितीय पोषी स्तर में कौन आता है, तृतीय में कौन, चतुर्थी में कौन आता है, ये भी बतलाए थे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या, जो एक बार यूज हो गया वो हो गया। नवीकरणीय का मतलब क्या, जो जिसको बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो सूर्य, तो इसको सूर्य तो हमेशा आता है, इसको से हम लोग ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा जो है रोज दिन हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फिर से आएगा, फिर से बनेगा, फिर से हम इसको लगातार यूज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन से जो बना हुआ ऊर्जा है, पवन चलेगा यानी हवा चलेगा, उसको ऊर्जा बनाएंगे और फिर उसको हम लोग यूज करेंगे। बहती हुई पानी, बहता हुआ पानी, तो बहता हुआ पानी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। लेकिन जिस मतलब हम लोग पेट्रोलियम को, मान लीजिए कोयला है,
तो कोयला को अगर एक बार मान ली कोयला का यहाँ पर ढेर है, तो कोयला के ढेर को हम लोग एक बार जला दिए तो फिर से वो कोयला वाला ढेर हमारे पास नहीं आएगा। यानी जितना ही पेट्रोलियम चीज होता है वो क्या होता है जी, अनवीकरणीय होता है। ठीक, अब जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो एक में सूर्य ही हो जाएगा। ठीक है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंजन कहेंगे, तापक कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये सब ऑप्शन गलत है। यानी क्या हो जाएगा, जो दहन करके उष्मा प्रदान करेगा वो क्या हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध है, ये वायु प्रदूषण से संबंध है। ठीक है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो कांच का सिली तो करता नहीं है, गोलीय दर्पण भी नहीं करता है और समतल दर्पण तो कभी नहीं करेगा। कौन हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म जो होता है क्रम से देखिए ऐसे आता है, यहां से ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म से इधर से श्वेत प्रकाश आया। ठीक, श्वेत प्रकाश आके यहां पर 7 रंगों में बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन रंग होगा, तो हम लोग एक ट्रिक होता है, कौन, बेजानी हपिनाला, बेजानी हपिनाला। ला का मतलब लाल, ना का मतलब नारंगी, पी का मतलब पीला, ह का मतलब हरा, नी का मतलब नीला, जा का मतलब जामुनी, अब बै का मतलब बैगनी, बैगन। ठीक है, तो इतने प्रकार का होते हैं, है ना। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, श्वेत प्रकाश जैसे आया, प्रिज्म टकरा कर क्या होता है, यही 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या करता है, वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करवाता है, तो प्रिज्म करवाता है। ठीक, अब सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सिंपल है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, तो सबसे ज्यादा क्षारकता किसमें होता है, तो NaOH में, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। फल पकाने वाला हार्मोन, तो फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है ना, इसको बोलते हैं इथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इथिलीन। अब गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है, उसपे परजीवी रहते हैं, नहीं। शैवाल होता है, नहीं। स्वपोषित तो हमेशा नहीं रहे, क्या हो जाएगा उसके, मृतजीवी। गोबर छत्ता क्या है जी, एक मृतजीवी है। ठीक है, न वो परजीवी है, न वो स्वपोषी है, न वो एक शैवाल है, वो क्या है कि मृतजीवी। ओजोन का आणविक सूत्र, ये तो सब लोग जानते हैं, क्या है, O3। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में जो होता है ये मृतजीवी होता है ना। कवक में कौन सा विधि होता है पोषण का, तो मृतजीवी होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 100% ऊर्जा वहां पे है तो वहां से कितना आता है जी, 10% आता है। 10% फिर क्या आ जाएगा, 1% बदल जाएगा, और ऐसे करके क्या होता है, एक ही दिशा में ये चलता हुआ रहता है। ठीक, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 वो कोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, कौन कैसे होगा जी, यहाँ पे दिखाते हैं हम ये। ठीक, और यहां से ऐसे रहता है। एक कोष्ठ यह हो गया, एक इसको बोलते हैं आलिंद बोलते हैं, है ना। ये बाया आलिंद, दाहिना आलिंद, बाया आलिंद, फिर क्या हो जाएगा, दाहिना नीलय, और फिर ये क्या हो जाएगा जी, बाया नीलय, है ना। ये 4 प्रकार के क्या होता है, कोष्ठ होता है। अब है विकास, क्या है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक
समानता है। तो मकड़ी से फिर क्या है, औरंग उटान या जीवाणु, ये चारों में से या चिंपैंजी, ये चारों में से किससे हम लोग का ज्यादा समानता मिलता है? तो चिंपैंजी से हम लोग को क्या होता है, ज्यादा समानताएं मिलती है। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन तो होगा नहीं, उत्सर्जन तो होगा नहीं, और प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये किण्वन प्रक्रिया होता है। जैसे में दारू का भी बनना होता है तो उसमें क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया होता है, यानी शराब बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी हम बतलाए थे कि यहाँ पे विस्थापन था, विस्थापन या बोले एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है, तो एकल विस्थापन में जो होता है, एकरा में हम लोग जानते हैं कि ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, उसके स्थान से हटा के वहां पे अपना स्थान ले लेता है। ठीक है, संयोजन में क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि संयोजन में क्या हो जाएगा जी, एकरा में हो जाएगा कि दो यौगिक होगा, चाहे दो तत्व होगा, आपस में जुड़ जाएगा, है ना। अवक्षेपण में क्या हो जाएगा जी, तो एकरा में अभिक्रिया होगा, और अभिक्रिया होकर क्या हो जाएगा ना, जो एकरा में नीचे में है बैठ जाएगा। ठीक है, और एकरा में क्या होगा, एकरा में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी द्विविस्थापन, इसी को हम लोग एक और बोलते हैं उभय विस्थापन। उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया बोले चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी में आयनों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? तो देखते हैं क्या ये संतुलित है। हाँ सॉरी, संतुलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए, तो ये भी क्या है, संतुलित है। 4 गो इधर है, 4 गो इधर, 2 गो इधर है, 2 गो इधर। ये भी क्या है, संतुलित है। 2 गो पोटेशियम इधर है, क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है। ये 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, इधर भी 6 गो है। ठीक, इधर 2 गो, इधर 2 गो, इधर भी 2 गो, इधर भी 2 गो। अब एकरा में है, यानी तीनों क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब बच गया कौन, यहाँ पर ये तो देख लेते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। यहाँ पर 3 दूना 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5। ऑक्सीजन की संख्या इधर 5 है और इधर कितना है, 6। नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर कितना है, 2 है, यानी क्या है, असंतुलित है। ठीक, ऑप्शन नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान उदासीन है, उदासीन रहेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? ये जो है इसको लैब में बनाया जाता है, इसको भी लैब में बनाया जाता है। हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है ना। अब है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा Na2CO3 10H2O हो जाएगा। ठीक, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का यौगिक है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का यौगिक है। ठीक, और ये जो होता है इसका जो सूत्र होता है CaSO4 क्या हो जाएगा, हाफ H2O, है ना। तो देखिए एकरा में कैल्शियम सल्फेट है, एकरा में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस सब क्या है, सब एक ही तरह के है, लेकिन ये वाला क्या है कि अलग है, यानी विजातीय यौगिक ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा होता है। एक सेकेंड, यहां पर हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा, है ना। निम्नांकित में से कौन आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तभी हम बतलाए थे कि लाल को अगर नीला कर रहा है यानी वो कैसा होगा जी, क्षार होगा,
है ना। अगर नीला को लाल कर रहा होगा तो वो कैसा होगा, वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो अम्लीय क्या होता है, तो अर्हेनियस के द्वारा हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे जो पानी में घुल कर क्या देगा, प्लस, खाली क्या देगा, प्लस देगा, हाइड्रोजन प्लस देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो अम्लीय होगा, है ना। अब जो क्या करेंगे हम लोग, जो अगर हाइड्रोजन के साथ में घुल कर क्या देता है, सॉरी, जल में घुल कर क्या देगा, OH माइनस देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, है ना। यानी क्या कर रहा है, लाल से नीला कौन करता है, भस्म करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नांकित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं, और जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों, देखिए यहां पे ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में जो भी प्रकाश आता है ये क्या करता है, फैला देता है ना। और हम लोग पढ़े हुए हैं किरण पुंज में कि जो मतलब फैलाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, सॉरी, जो फैलाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, और जो एक क्षमा कर देता है वो क्या कहलाता है, वो जो होता है वो अभिसारी कहलाता है। तो ये देखिए फैला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा, यानी अवतल लेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। और अब उत्तल लेंस जो है ना, ये क्या करता है कि किरण आता है, दोनों पट ऐसे आया, है ना, और क्या करता है, ये एक बिंदु पर क्या करता है जी, फिगर गलत बन गया, यहां से ऐसे आया और आकर क्या करेगा, एक बिंदु पर लाके इसको मिला देगा। और जब ये एक बिंदु पर ला दे, क्या कर रहा है, ये अभिसारी कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, ठीक ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो अभिसारी लेंस कहेंगे, समझे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अब है क्या कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है, रंग, तो रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तभी हम लोग पढ़े थे बैजानी हपीनाला यानी नाला, यानी जिक्र सबसे ज्यादा होगा, ऐसे हम पढ़े थे ना, अभी हम बताए थे यहाँ पे ऐसे 7 रंग यहाँ पे हो गया था, बैजानी हपीनाला। तो देखिए यहां पर ये जो है ना, जो सबसे ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों, कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रहता है उसका विचलन बहुत कम होता है ना, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम रहेगा उसका विचलन बहुत ज्यादा। तो बैगनी रंग का विचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, और लाल रंग का क्या हो रहा है, विचलन बहुत कम हो रहा है ना। यानी जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा विचलन कम होगा, यानी तरंग दैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा है जी, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें, प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए किसमें जोड़ा जाना चाहिए। यहां से एक ऑप्शन नहीं होगा, एक ऑप्शन यहां पर हो जाएगा श्रेणी क्रम। और हम लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में कोई रहे उसका मान घट जाता है, और श्रेणी क्रम में जो भी रहता है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे में हम लोग मान लिए यहाँ पे ऐसे, इसका मान लिए 10 ओम है और इसका मान लिए 15 ओम है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, 10 ओम और 15 ओम सीधे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 और प्लस में क्या हो जाएगा R2। तो 10 और प्लस में क्या हो जाएगा 15 ओम, यानी कितना हो जाएगा 25 ओम। तो देखिए इसका मान बढ़ गया ना, श्रेणी क्रम में जोड़े तो मान बढ़ गया ना, इसी को समांतर क्रम में हम लोग जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में इसका 10 ओम, ऐसा कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो 10 ओम 15 ओम हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, R1 प्लस में ऐसे कर देंगे, R1 प्लस में हो जाएगा R2। तो R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का मान कितना हो जाएगा, तो R1 का मान है यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 10 लिए हैं 10, और प्लस में कितना हो जाएगा जी, R2 का हो जाएगा 15।
ठीक है, तो R2 का 15 हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 2 5, 2 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 5 से, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 6 पचे 30 हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 प्लस में 5 दूना 10, कितना हो जाएगा जी 3 दू 5 बटा में 30, इतना हो गया। अब उसके बाद दिखाते हैं ये क्या है, यहाँ पे 1 बटा में 8 प्लस है, ऐसा था, ठीक है, तो 1 बटा में 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6, 1 बटा में 6, अब इसको कर देंगे R इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 6। तो देखिए समांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध जितना था उससे कम जा रहा है, और श्रेणी क्रम में अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका प्रतिरोध का मान बढ़ जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। अब किस उपकरण में धन आयन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है, तो वोल्ट मीटर होगा ना ऐसे, तो वोल्ट मीटर में प्लस माइनस होता है, एमीटर ऐसे होगा तो एमीटर में प्लस माइनस होगा, विद्युत सेल होगा तो विद्युत सेल ऐसे रहेगा तो प्लस माइनस होगा, कुंडली तो कुंडली में कौन सा होगा जी, कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब है किस सॉरी ऐसे है अब क्वेश्चन कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद देखते हैं हम लोग, पहले बना कर देखते हैं, देखो ऐसे ये दर्पण है समतल वाला, यहां से किरण ऐसे आया तो ये आ रहा है, तो बहुत सारा आ रहा है ऐसे, आ रहा है ऐसे, और ये क्या चल जा रहा है ऐसे करके घूम के चल जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये आके एक जगह पर मिलना चाह रहा है ना, तो ये कैसे करके आ रहा है, अभिसारी किरण पुंज आ रहा है, ठीक है, तो जब ऐसे आएगा तो ये आकर फिर क्या हो जाएगा, फैलता हुआ चला जाएगा, तो फैलता हुआ चला जाएगा, फैलता कौन है, तो अपसारी किरण पुंज होता है, ठीक, एक दूसरे के समांतर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं बोलेंगे कि समांतर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैलता आगे में फैलता चला जाएगा ना, जैसे आएगा ऐसे तो ये क्या होगा, यहां से आएगा और यहां से ऐसे चला जाएगा, तो क्या ये फैल ही रहा है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो वाट तो होता नहीं है, जूल तो एनर्जी का होता है, न्यूटन तो बल का होता है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे कि एक एमीटर के शून्य तथा 0 कितना है 2 एम्पियर के बीच इतना विभाग है, एमीटर का अल्पतमांक कितना होगा, तो सीधे कुछ भी नहीं है, यहां से अल्पतमांक निकालने के लिए 2 एम्पियर अब बटा में क्या कर देंगे 20 भाग है, एकरा में से एकरा में कर देंगे कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, अभी हम निकाल के दिखाए थे, समांतर क्रम में होता है तो कम जाता है ना, बराबर भी नहीं होता, कम जाता है, अगर क्या रहेगा श्रेणी क्रम में रहेगा तो वो बढ़ जाएगा, है ना, प्रत्येक प्रतिरोध बराबर होगा तो न ये होगा न ये होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ई बी है आई सी है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले साल के क्वेश्चन बैंक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।